हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट देखा है उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। जो बच्चे 2022 अपना टारगेट रख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस के साथ वो अदर 4 ऑप्शन भी देखें कि क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जूलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी का, अगर आप देखोगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 121। व्हाट आर दे आस्किंग? in the process of purification in recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates। जब हम लोग बायोटेक में डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं, तो क्या चीज चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा? आपको याद होगा एनसीईआरटी ने एक दे रखा है साइड में और डायग्राम भी दिया है। डीएनए दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए इज प्रेजेंट अलोंग विद बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। इन सबको आपको रिमूव करना है। फंगस अगर आप ले रहे हो काइटिनेज, प्लांट सेल वॉल सेलुलेज, बैक्टीरियल सेल वॉल लाइसोजाइम, प्रोटीएज अगर आरएनए है आरएनएज, और डीएनए सेपरेट आउट होगा अगर आप चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है थर्ड है। और इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएनए जो सेपरेट आउट होता है वो स्पूलिंग प्रोसेस के वाया होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, क्योंकि डीएनए टेस्ट ट्यूब में थ्रेड के फॉर्म में सेपरेट हो रहा है, थ्रेड के फॉर्म में इन देयर सस्पेंशन, and then you are separating out by the process, this is called spooling। और डीएनए का जो प्रेसिपिटेशन होता है किस केमिकल की प्रेजेंस में? चिल्ड इथेनॉल। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 122 जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इस टॉपिक से लिया गया है, जिसमें आपको याद होगा कि बुक में डिस्कशन हुआ कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वाटर को अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वी वेल नोन कि these forces are cohesive force, adhesive force as well as surface tension। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। नेक्स्ट इज एडेशन। एडेशन का मतलब होता है जाइलम एलिमेंट और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज एडेसिव फोर्स, दैट इज एडेसिव फोर्स। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है जो वाटर मॉलिक्यूल मतलब लिक्विड फेज में जो लगता है दैट इज मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, दिस इज सरफेस टेंशन। एंड फोर्थ इज गटेशन। गटेशन आपको पता है कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय अ स्पेशल पोर कॉल्ड एज हाइडाथोड। याद है आपको, हमारी बुक में दे रखा है कि जो गटेशन होता है वो रात के समय, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होता है। बाद में आपको अच्छी तरीके पता है कि जो गटेशन का प्रिंसिपल है ये बेसिकली हर्बेशियस प्लांट्स के लिए वैलिड था, जबकि लंबे प्लांट्स में गटेशन फिनोमेना माने रूट प्रेशर का जो फिनोमेना है वो वैलिड नहीं होता। तो इसलिए इसका मैच आप आसानी से करा सकते हैं। योर आंसर इज आंसर नंबर 2। नेक्स्ट 123 वेरी इजी क्वेश्चन। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट को प्लांट्स में रिसीव करने का काम। बेसिकली आप देख रहे हैं टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म। वंस अगेन चैप्टर का नाम है ग्रोथ, और ग्रोथ में फोटो पीरियोडिज्म जो कि एक लास्ट टॉपिक है, मतलब लाइट और नाइट इन दोनों का फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट आएगा, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस लाइट को और डार्क फेस को बेसिकली आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है? तो वो काम पत्तियों का होता है, दैट इज लीफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीट इन फील्ड। आपको याद होगा वंस अगेन चैप्टर का नाम प्लांट ग्रोथ, टॉपिक का नाम ऑक्सिन। और ऑक्सिन में एनसीईआरटी बुक में याद है आपको राइट साइड पे टॉप पर दे रखा है कि वो डाइकोटिलेडोनस वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज होता है। और उसके लिए यूज होता है कौन? 2,4-D। 2,4-D जो कि एक स्ट्रॉन्ग वीडिसाइड है, और डाइकोटिलेडोनस वीड्स को रिमूव करने के लिए उसका यूज किया जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। याद है आपको 2,4-डाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, दैट इज 2,4-D। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, which of the following alga
प्रोड्यूसेस कैरेगिनीन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो एल्गा पूछ रहा है जो कैरेगिनीन, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये क्वेश्चन दिया गया है, कैरेगिनीन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरिश मॉस कॉन्ड्रस क्रिस्पस। आयरिश मॉस कॉन्ड्रस आयरिश मॉस, याद है मैं अक्सर क्लास में ये डिस्कस करता हूं और डबल स्टार करके लिखवाता हूं कि आपके सामने लगा है आयरिश मॉस, पर मॉस ये टर्म यूज होता है ब्रायोफाइट्स के केस में माय डियर स्टूडेंट्स, पर यहां पर ये आयरिश मॉस बोला जाता है एल्गा में। तो मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मॉस, और उस केस में फॉल्स मॉसेस दिए जाते हैं जिनमें एक ऑप्शन आयरिश मॉस भी रहता है। और हमको अच्छी तरह पता है जो ट्रू मॉसेस होते हैं वो ब्रायोफाइटा के मॉसेस में बिलोंग करते हैं। बाकी टेरिडोफाइट्स में कुछ मॉसेस हैं और लाइकेंस में कुछ मॉसेस हैं, रेंडियर मॉस वगैरह, ये सब फॉल्स मॉसेस में आते हैं। तो आयरिश मॉस दैट इज कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसी से निकाला जाता है कैरेगिनीन, जो कि एक रेड एल्गा है। नाउ माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है, दैट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट इज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक, जिसमें आपको बताया जाता है डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये फिनोमेना जिसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था दैट इज फ्रांसिस क्रिक, जबकि एमआरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है बेटा। पर हमारे इस क्वेश्चन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो याद रखिएगा दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो ये फिनोमेना, तो प्रोटीन क्या हो गई डी, सो दैट आवर ऑप्शन इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 127 जिसमें दिया है which of the following are not secondary metabolites। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब की सब क्या होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो प्रोडक्ट है प्लांट्स के। याद होगा आपको जिसमें हमारा ऑप्शन है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लिखा नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, नॉट। तो प्राइमरी, आप जानते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपको बताया जितने भी प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जबकि ये जितने भी हैं रबर गम्स, मॉर्फिन, कोडीन, विंब्लास्टिन, कुरकुमिन, याद होगा आपको विंब्लास्टिन वही ड्रग है जो एंटी कैंसर ड्रग है और निकाली जाती है कैथरेंथस रोजियस से। तो ये दे ऑल आर बच्चों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जबकि प्राइमरी मेटाबोलाइट जो डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया, नॉट पूछा है हमसे, तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये क्या है, दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 128 जो कि वंस अगेन इकोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन टॉपिक से दिया गया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में याद होगा आपको लास्ट टॉपिक जहां पर सब टाइप के इंटरैक्शन डिस्कस किए गए। आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन नेचर में आपके सामने एग्जिस्ट कर रहा है, पर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म को ऑर्गेनिज्म ने इन्वॉल्व किया ताकि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके। तो आपको याद होगा अपनी बुक में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है और वो एग्जाम्पल वार्बलर्स, मकड़ियों का है। एक ही याद है आपको, एक ही ट्री पे मकड़ी की 5 प्रजातियां, 5 स्पीशीज थी और वो आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करने से बचने के लिए उन्होंने अलग अलग टाइम पर फॉरेजिंग एक्टिविटी करनी चालू कर दी, अलग अलग समय पर जा करके खाने के लिए, ताकि एक दूसरे से कॉम्पीट करना ही ना पड़े। मुझे पता है जब मेरी इससे दुश्मनी है तो भाई जब वो प्रेजेंट हो तो मैं जाऊंगी नहीं, सीधी बात है। जब उसकी एब्सेंस होगी तो मैं वहां पर जाऊंगा, तो हम लोग आपस में जब एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो कॉम्पीट भी नहीं करेंगे। तो दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड रिसोर्स पार्शनिंग, रिसोर्स पार्शनिंग।
So the next question, that is question number 129, again from biotechnology, and they are asking question from PCR, polymerase chain reaction. अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैरी मोलिस और स्मिथ जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था, 1995 का नोबेल प्राइज दिया गया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें 3 स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, प्राइमर एक्सटेंशन। पीसीआर में आप डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। अगर आप डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो तो डीएनए में म्यूटेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जीन थेरेपी में यूज कर सकते हो, क्योंकि जीन थेरेपी में यू नीड अ सेट ऑफ डीएनए, यू नीड अ जीन। तो जीन थेरेपी में यूज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई पैथोजन है उसके आइडेंटिफिकेशन में यूज है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज है, पीसीआर का बहुत सारे फील्ड में यूज है। यहाँ क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम लोग। They are asking not an application। फिर से जो not है हम लोग जैसा अभी सर ने कहा था उसे अलग से हाईलाइट करेंगे। पीसीआर में कौन से एप्लीकेशन नहीं है, जीन म्यूटेशन में है। एज आई टोल्ड यू, अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो पीसीआर से। सेकेंड क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, पीसीआर, एलाइजा, इन सब का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में रोल है। जीन एम्प्लीफिकेशन में यूज है, जीन की जितनी मल्टीपल कॉपीज आप चाहो बना सकते हो और उसे यूज कर सकते हो जीन थेरेपी में। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। यस, दिस इज नॉट द यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 130 किससे बिलोंग कर रहा है, आपको दिख रहा है, साफ दिख रहा है। वेस्कुलर टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्क्लेरोइड, सिंपल टिश्यू, मतलब बात होने जा रही है प्लांट एनाटॉमी। याद होगा आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो आप देख रहे हैं ना अपने सामने लिखा है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, बट ऑब्वियस ये टिश्यूज कौन से हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जबकि टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। याद है आपको जाइलम, फ्लोएम, जाइलम में कितने तरह के सेल्स, 4, फ्लोएम में कितने तरह के सेल्स, 4। तो ये क्या है, वैस्कुलर टिश्यू। याद आया, जाइलम में ट्रकीज, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम में क्या था, नंबर 1 कंपेनियन सेल, नंबर 2 सीव ट्यूब, नंबर 3 फ्लोएम फाइबर, नंबर 4 फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये वैस्कुलर टिश्यू। एंड नेक्स्ट इज dead cells with highly lignified thickened wall and narrow lumen, but always dead cells की बात हो रही बेटा, that is scleroid। आपको मैंने बार-बार बताया कि जब भी टिश्यू पर लिग्निन, सुबेरिन ये नाम की चीज चिपक जाएगी मतलब ये सेल को इम्परमेबल बन जाएगी और सेल हो जाएगा डेड। तो इसका क्या हो गया, स्क्लेरोइड। सो दैट योर आंसर इज 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एंजियोस्पर्म से बिलोंग कर रहा है। आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म का बड़ा हिट क्वेश्चन। याद है आपको, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक के बारे में बात कर रहा है। आपको एम्ब्रियोसैक का डायग्राम बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए कि वो 7 सेल एक न्यूक्लिएटेड होता है। अगर हम उसका डायग्राम याद करें तो ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल, नीचे एग apparatus जिसमें एग और 2 सिनर्जिड्स होते हैं और बीच में सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बेटा। तो इस वजह से अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो आपको याद होगा these are एंटीपोडल सेल्स, यहां पर बीच में बेटा सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और इस जगह पर एग apparatus, ये बीच में एग। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो कितने, आप देखिए सेल कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 सेल्स है बट न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दैट अपना आंसर क्या हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 132। और वंस अगेन क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आ गया, एल्गा, और साफ लिखा है कि कौन सा ऐसा एल्गा होता है जिसमें रिजर्व फूड मैनीटॉल। अगर हम अपने दिमाग में पूरे एल्गा की 3 क्लासेस ले आते हैं बेटा, तो एल्गा में 3 क्लासेस हैं। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 फियोफाइसी, नंबर 3 रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी रिजर्व फूड इज स्टार्च, सेंटर पे याद है आपको प्रोटीनेशियस बॉडी होती है जिसे पायरिनॉइड कहते हैं, एंड इज सराउंडेड बाय स्टार्च, एंड इज सराउंडेड बाय स्टार्च। जबकि फियोफाइसी के केस में रिजर्व फूड
मैनीटॉल, मैनीटॉल दैट इज शुगर अल्कोहल डेराइव्ड मोनोसैकेराइड, दैट इज शुगर अल्कोहल डेराइव्ड मोनोसैकेराइड मैनीटॉल। जबकि रोडोपाइसी के केस में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन के। तो यहाँ पर पूछा गया किसके बारे में, कौन से एल्गा में मैनीटॉल होता है, तो मैनीटॉल बेटा किस एल्गा में, दैट इज एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस कौन सा है, अगर आप एक्टोकार्पस देखेंगे तो एक्टोकार्पस कौन सा है, याद करिए फियोफाइसी का मेंबर है, फियोफाइसी का मेंबर है। और मैंने क्या बोला, आपने गौर किया, लिखने वाला पॉइंट है शुगर अल्कोहल दैट इज डेराइव्ड मैनीसैकेराइड, डेराइव्ड मोनोसैकेराइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर से प्लांट किंगडम से आ रहा है, और प्लांट किंगडम से आप देख रहे हैं पूछ रहे हैं सिलाजिनेला साल्विनिया। आपको याद होगा सिलाजिनेला दैट इज बिलोंग टू लाइकोप्सिडा, दैट इज बिलोंग टू लाइकोप्सिडा, जबकि साल्विनिया ये किसका मेंबर है, टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइटा की किसकी कितनी क्लासेस थी, 4, याद आया बात। साइलोप्सिडा नंबर 2, लाइकोप्सिडा नंबर 3 जिसमें इक्विसिडा आता है, स्फिनोप्सिडा, और चौथी क्लास जिसमें टेरोप्सिडा फर्न वगैरह आते हैं। तो आपको याद होगा सिलेजनेला, सिलेजनेला जहां से सीड हैबिट स्टार्ट हुई थी, और टेरिडोफाइटा में याद है आपको लास्ट क्लास, टेरिडोफाइटा की लास्ट क्लास टेरोप्सिडा, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, एक्वेटिक फर्न्स, ये दे ऑल आर हेटेरोस्पोरस। क्या बोला आपको, मैं क्लास में भी बहुत बार ये बोलता हूं, एजोला जिसे वाटर फर्न भी कहते हैं, साल्विनिया और मार्सिलिया, ये और प्लस सिलेजिनेला, दे ऑल आर हेटेरोस्पोरस, दे ऑल आर हेटेरोस्पोरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दैट बिलोंग्स टू जेनेटिक्स, म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड। आपको पता है अपने प्लांट सेल में ज्यादातर म्यूटेशन जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कराए गए हैं वो बेटा गामा रेडिएशन के वाया कराए गए, गामा रेडिएशन के वाया कराए गए। तो योर आंसर इज गामा रेज, गामा रेज। Now next question is amancellism, जो once again फिर से किससे आ रहा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन amancellism, that is एक को नुकसान है पर एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, -0 फिनोमेना, -0 फिनोमेना। तो आपका आंसर हो गया ये, एक को नुकसान हो रहा है पर एक को कोई फायदा नहीं। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, पेनिसिलियम वाला केस आपको याद होगा, पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला केस याद आ रहा है आपको, वंडर ड्रग, जब उन्होंने बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया था तो उसमें फंगस ग्रो कर गया, और फंगस की ग्रोथ हो जाने की वजह से, पेनिसिलियम की ग्रोथ हो जाने की वजह से जो बैक्टीरिया था उसकी ग्रोथ इनहिबिट होने लग गई थी, पर उसके कारण क्या पेनिसिलियम पे कोई फर्क पड़ा था, नहीं। तो दैट इज एमेंसेलिज्म, दैट इज एमेंसेलिज्म। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा स्टार्ट होने जा रहा है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 136 डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। बेटा हमको याद होगा यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स आपको पता है ना, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट केवल सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी टाइप के आरएनए को फॉर्म करता है, जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। यहां पर हमसे डिस्कशन किया गया आरएनए पॉलीमरेज 3। आपको याद होगा आरएनए पॉलीमरेज 3 जो कि ट्रांसफर आरएनए बनाता है, 5s राइबोसोमल आरएनए बनाता है और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। तो जबकि ये आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा सिंथेसाइज होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा सिंथेसाइज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज 3 पूछा तो ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 137। once again plant anatomy, plant anatomy। बेटा select the correct pairs और match the following questions बहुत आए थे, statement based questions बहुत आए थे। आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम टेकिंग होता है, मैच द फॉलोइंग कराएंगे, पर पहले आप प्रयास करिएगा कि मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले आप कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कराइए, उसके बाद नीचे के ऑप्शंस को आप चेक करा करिए। अदरवाइज आप नीचे ऊपर करते हैं तो फिर उसमें कंफ्यूजन होता है और टाइम भी वेस्ट होता है।
तो इसलिए हम इधर देखेंगे लूज पेरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्म्स अ लेंथ शेप ओपनिंग, मतलब ये बात होने जा रही बेटा लेंटी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, तो ये गलत हो गया, लिखा है देखिए ध्यान से लूज पेरेन्काइमल सेल जिन्हें बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, आपको याद होगा अपनी एनसीईआरटी बुक में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का डिस्कशन दिया हुआ है। और रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग अ लेंथ शेप ओपनिंग इन द बार्क बोलता है, तो बार्क याद है लेंटी सेल्स की मैक्सिमम ओपनिंग वुडी ट्रीज में देखी जाती है, तो ये लिखा है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये गलत हो गया। सेकंड मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, सेकंड लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ, और ये बोलता है सब्सिडियरी सेल, ये कैसे हो सकता है, सब्सिडियरी सेल तो स्टोमेटा का पार्ट है, और ये बोला लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन एपिडर्मिस, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट डाइकोट लीफ वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स जिन्हें बोलते हैं कंजक्टिव पेरेन्काइमा, बिल्कुल गलत, बोल रहा है डाइकोट लीफ कंजक्टिव टिश्यू कहां होता है, डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम के केस में जाइलम और फ्लोएम को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उसे बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, उसे बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, तो ये भी गलत हो गया बेटा। नाउ फोर्थ इज सेंस ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कैम्बियम, एग्जैक्टली अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम के केस में देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि डाइकोट स्टेम के केस में अगर याद होगा आपको, ये देखिए डाइकोट के स्टेम के केस में अगर हम देखें तो मैं आपके सामने दोनों बता सकता हूं, डाइकोट स्टेम भी डाइकोट रूट भी, बट ऑब्वियस टाइम लगेगा, पर आपको कांसेप्ट क्लियर होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं अगर देखा जाए तो वो होते हैं कंजॉइंट, कैसे होते हैं, कंजॉइंट लाइक दिस वन, ये कंजॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर लाई कर रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे लाई कर रहे हैं, इनके बीच में जो टिश्यू होता है, मतलब दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये डिफरेंशिएट होकर के बनाते हैं कैम्बियम, ये डिफरेंशिएट होकर बनाते हैं कैम्बियम, और इस कैम्बियम को बेटा हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इस कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर। मुझे पता है बेटा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज राइटिंग को इग्नोर करिएगा, मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दैट इज प्राइमरी नेचर, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है, जबकि हमको पता है यहाँ बीच में पित्त होता है और इनके चारों तरफ ये रेडिएटिंग होते हैं पित्त, इन्हें बोलते हैं मेडुलरी रेज, और मेडुलरी रेज कैसी होती है बेटा, पेरेन्काइमेटस, बट ऑब्वियस मुझे थोड़ी अपनी स्पीड फास्ट रखनी पड़ रही है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, फिर भी मैं जितना हो सकता है आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेडुलरी रेज जो कि एक पेरेन्काइमेटस रेज होती है, मतलब वो एक परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू जरूरत पड़ने पर डिफरेंशिएट हो सकता है, मतलब वो सेकेंडरी मेरिस्टेम को बना सकता है, मतलब वो सेकेंडरी मेरिस्टेम को बना सकता है, और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है बेटा, वो बनाता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैम्बियम रिंग, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कैम्बियम रिंग। तो हमारी बुक में एक तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और एक दूसरा एक्सप्लेनेशन किसका दे रखा है बेटा, दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है डाइकोट रूट के केस में अगर हम लोग देखेंगे, डाइकोट रूट के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो रूट के केस में रेडियल अरेंजमेंट होता है, रेडियल अरेंजमेंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर लाई कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस पर लाई कर रहे हैं, और इनके बीच में जो मैं आपको बताना चाहता था, these are conjunctive parenchyma, हमारी बुक में इसकी लेबलिंग नहीं दे रखी है, तो these are conjunctive parenchyma, और ये conjunctive parenchyma at the time of secondary growth इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं बेटा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं, मतलब ये जो है it forms इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ अगर आपको याद होगा, देखिए मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ
जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल होती है, जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने वाली पेरिसाइकिल होती है, वो पेरिसाइकिल डिफरेंशिएट होकर के बनाती है क्या? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, पर ये जो बन रहा है ये दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये रिंग रेडी होती है, बाद में सर्कुलर हो जाती है और जाइलम अंदर की तरफ और फ्लोएम बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा जो आंसर था ये देखिए, ये क्वेश्चन cells of medullary rays that forms cambium ring, that is interfascicular cambium. So in the next question of biotechnology, they are asking from the question PBR 322, artificial cloning vector. In 1977 it was prepared by Bolivar and Rodriguez. इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले बच्चों एक बेसिक आइडिया पहले मैं आपको देना चाहूंगा. If you see about the PBR 322, yes, first artificial cloning vector, जैसा मैंने कहा इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले कुछ बेसिक बातें PBR 322 के बारे में. If you see about the PBR 322, we know in the PBR 322 in the NCERT they are giving this is ampicillin resistant part and this is the tetracycline resistant part. Tetracycline resistant part. In ampicillin resistant part, there are two antibiotic resistant. There are two restriction site. There are two restriction site. This is the PST1. This is the PBU1. In question, what are they asking? In question, what are they asking? In PBR 322 has PST1 restriction enzyme site within gene ampicillin resistant. तो जो ampicillin resistant है वहां पर PST1 restriction site है और वहीं पर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज वो एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस पर्टिकुलर पार्ट में डीएनए को इंसर्ट किया गया है. अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में डीएनए को इंसर्ट किया जाएगा, मतलब उस पार्ट को कट करके रिमूव किया जाएगा, तो ऑब्वियस बात है वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देगा. किसके लिए? एम्पीसिलिन के लिए. एम्पीसिलिन के लिए प्रॉपर्टी लॉस कर देगा. तो अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे इसमें 4 ऑप्शंस में जो सेकंड ऑप्शन है, इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल. एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इन दिस डायग्राम एम्पीसिलिन वाले पार्ट को अगर आप कट करके रिमूव कर दोगे इस वाले पार्ट को, और यहाँ पर अगर आप अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करोगे तो ऑब्वियसली इट विल लूज देयर प्रॉपर्टी फॉर एम्पीसिलिन. एम्पीसिलिन वाले पार्ट के पास ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी है. बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो इन दी सिंपल क्वेश्चन हर बार कह रहता था दे आर आस्किंग अबाउट दी टेट्रासाइक्लिन. इस बार क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करके वो सारी चीजें एम्पीसिलिन में करवा रहा है. तो जिस पार्ट को आप कट करोगे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी. एम्पीसिलिन पार्ट वाले के पास ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिविटी भी है. तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सेकेंड ऑप्शन. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिर से बायोटेक का या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का आप कह सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से वो क्वेश्चन पूछ रहा है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इन अ सम अप आई विल से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए, व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, व्हाट इज सदर्न ब्लॉटिंग, है ना, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिस डीएनए को यूज किया जाता है वो डीएनए रिपीटेटिव पैटर्न. सपोज इफ आई राइट दी 80 80 80 80, that means I am repeating these some nucleotide base pair. Here 80 80 has been repeated for 4 times. So this is the repetitive pattern. अगर कोई पर्टिकुलर रिपीटिशन पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो, अगर रिपीटिशन ज्यादा हो, मोर रिपीटेटिव डीएनए कैन बी कॉल्ड एज सैटेलाइट डीएनए. तो रिपीटेटिव डीएनए यूज करते हैं, सैटेलाइट डीएनए यूज करते हैं. अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो एनसीईआरटी लिख रहा है वी आर यूजिंग दी VNTR.
वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स क्लियरली एनसीईआरटी में दिया VNTR, और VNTR इज अ टाइप ऑफ सैटेलाइट DNA, इट इज अ टाइप ऑफ मिनी सैटेलाइट। Yes, this is the type of mini satellite DNA। तो आंसर रिपीटेटिव DNA भी हो सकता है, आंसर सैटेलाइट DNA भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर सैटेलाइट DNA होगा क्योंकि ये मिनी सैटेलाइट है। VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, तो मेरे हिसाब से इसका ज्यादा परफेक्ट आंसर उन्हें सैटेलाइट DNA देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 140 जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। सिंपल इक्वेशन दे रखी है t n0 e⁻rt, जिसमें आपसे पूछा e क्या है। ये तो हम लोग नॉर्मली बेटा केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं कि e क्या होता है, दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 141 से स्टार्ट करेंगे